नमस्कार दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 कॉर्पोरेट एक्शंस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंपनी के जो एक्शंस होते हैं उनके बारे में और उनका जो इम्प्लीकेशंस होता है, मतलब जो भी उन्होंने एक्शन लिया है, ठीक है, उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है। तो कंपनी कौन कौन से एक्शंस लेती है, जैसे कि डिविडेंड्स देना, ठीक है, राइट्स इश्यू, बोनस इश्यूज, स्टॉक स्प्लिट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, शेयर कंसोलिडेशन, बायबैक, डीलिस्टिंग शेयर्स, शेयर स्वैप। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं कॉर्पोरेट एक्शंस। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिलोसफी ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस। ए कंपनी इनिशिएट्स सेवरल एक्शंस अपार्ट फ्रॉम दोज related to its business that have a direct implications for its stakeholders. These include sharing of surplus with the shareholders in the form of dividend, changes in the capital structure through the future issue of shares, buybacks, mergers and acquisition, and delisting, raising debt, and others. In a company that has made a public issue of shares, the interest of the minority investors has to be protected. Corporate actions are regulated by provision. तो कॉर्पोरेट एक्शन का यहाँ पे मतलब क्या बता रखा है इन्होंने। देखिए, कंपनी दो तरीके के काम करेगी। एक होगा जो कि उनका कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो, ठीक है, अगर हो सकता है कि कंपनी अगर कपड़े बनाती है, ठीक है, तो वो तो उनका मेन बिजनेस हो गया। लेकिन उसके अलावा जो वो अलग एक्शन लेगी तो उसे हम बोलेंगे कॉर्पोरेट एक्शन। लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशन है वो होना चाहिए स्टेक होल्डर के ऊपर। सपोज दैट अगर कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर जाता है, वो स्टेक होल्डर्स के ऊपर, ठीक है, कि किसके पास कितने शेयर है और उनको कितना शेयर, मतलब उनको कितना डिविडेंड उनको मिलेगा। तो अभी जो डायरेक्ट जो इम्प्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर के ऊपर, वो कई तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे कि डिविडेंड हो गया, बायबैक्स हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो जो मॉनेटरी जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनके राइट्स हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट रहें, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बना रखे हैं। तो जिनमें से कुछ लॉ यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो कि कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड है रिलेवेंट रेगुलेशंस ऑफ सेबी एंड टर्म्स ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद द स्टॉक एक्सचेंज। All corporate actions therefore need to follow the requirements prescribed by these regulations. This include giving notice to the regulators, stakeholders, and following the disclosure norms laid down in the applicable clauses. तो इसीलिए जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी द्वारा लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनको ये जितने भी हमारे रेगुलेशन है, अब वो चाहे वो कंपनीज एक्ट के हों, चाहे वो सेबी के हों, किसी के भी हो, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। और उनको ये नोटिस भी देना पड़ेगा रेगुलेटर्स को, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, कि हाँ कि वो ये कॉर्पोरेट एक्शन लेने वाले हैं। Corporate benefits and actions are defined above, apply to all investors who appear in the register of members if the shares are held in physical form, or investors whose names appear in the register of beneficial owners maintained by the depository in case of dematerialized shares. In order to determine this, the company announces a record date or book closure date, and investors whose name appear on the records on this date become eligible shareholders to receive notice of the relevant corporate action and benefit. तो अब किस शेयर होल्डर को वो नोटिस दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। क्यों, देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो शेयर्स होते हैं वो सेकंड में वो बाय सेल होते रहते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ कि वो आपको नोटिस रिसीव होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी एक अपना रजिस्टर मेंटेन करके चलती है जहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके नाम लेके होते हैं।
तो अगर मान लीजिए आपका नाम रिकॉर्ड डेट या फिर बुक क्लोजर पीरियड में है, ठीक है, मतलब अगर रिकॉर्ड डेट के दिन अगर आपका नाम वहाँ पर अपेयर हो रहा है उस रजिस्टर में, तो आप एलिजिबल हैं नोटिस रिसीव करने के लिए, ठीक है। यानी जितने भी मेंबर्स होंगे कंपनी के, अगर उनका नाम रिकॉर्ड डेट में है, ठीक है, तो वो एलिजिबल हैं नोटिस रिसीव करने के लिए। तो ये हमारे कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, डिविडेंड, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट हमारा जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो है डिविडेंड। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स इन ए बिजनेस बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स एंड ए कंपनी कैन ब्रॉडली डू टू थिंग्स विद दोज प्रॉफिट्स, रिटेन देम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस और रिटर्न टू द शेयर होल्डर। तो पोस्ट टैक्स जो प्रॉफिट होता है वो बिलोंग करता है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, ठीक है। अब कंपनी उस प्रॉफिट के साथ दो चीज़ें कर सकती है। पहला, या तो वो अपने पास रख ले उसको, ठीक है, या फिर जो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें वो डिवाइड करते हैं। इफ़ ए कंपनी चूज टू रिटर्न मनी टू ऑल शेयर होल्डर्स इन इक्वल proportion, it is said to have, in practice, a companies distribute part of the profits and retain part of the profits in the business. तो अगर मान लीजिए कंपनी अगर ये चूज कर रही है कि वो प्रॉफिट को वो बांट देगी शेयर होल्डर्स में, तो प्रॉफिट उनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस हिसाब से वो बांटा जाएगा। कई बार क्या होता है कि कंपनी कुछ हिस्सा वो बांटती है और कुछ हिस्सा वो अपने पास रखती है, ताकि फ्यूचर में अगर उनको कोई एसेट अगर बाय करनी हो या फिर अगर उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो तो वो उसके लिए वो यूज़ कर सकते हो उसको। द प्रपोर्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स will depend upon the opportunities available for plugging back the profits into the business, nature of management, expectation of shareholders, and ultimately the availability of cash in the business or business to distribute टू द शेयर होल्डर। अब प्रॉफिट बांटना है फिर रखना है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी की जो कंडीशन है वो कैसी है, क्या उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उनके पास क्या ज़्यादा है फिर नहीं, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, शेयर होल्डर्स और जो शेयर होल्डर है वो मैनेजमेंट से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट बांटेगी या फिर नहीं। ए कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड during the financial year and a final dividend at the end of year. A company has to pay dividends within 30 days of its declaration. अब मान लीजिए अगर कंपनी साल के बीच में अगर डिविडेंड दे रही है तो उसे हम बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड, और अगर मान लीजिए वो एट द एंड दे रही है, मतलब फाइनेंशियल पीरियड के ख़त्म होने पे दे रही है डिविडेंड, तो उसे हम बोलेंगे फाइनल डिविडेंड। और कंपनी का जो डिविडेंड है वो 30 दिन के अंदर देना पड़ता है आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। यानी मान लीजिए अगर 1 तारीख को कंपनी ने अनाउंस करा है कि वो डिविडेंड पे करेगी, तो 1 तारीख से लेकर, ठीक है, 30 तक, इस बीच में कंपनी को डिविडेंड देना ज़रूरी है। SEBI has mandated that listed companies shall declare dividends in rupees terms on per share basis as against the earlier practice of declaring dividends as a percentage of the face value. This is to avoid confusing among investors while comparing dividend on various shares of different face values. अब SEBI ने ये साफ साफ बोल रखा है कि जितनी भी कंपनीज हैं, मतलब जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, वो डिविडेंड वो इंडियन रुपीज़ में ही देंगी, और जो भी वो डिविडेंड देंगी, ठीक है ना, वो फेस वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कंपनी 20% का दे रही है डिविडेंड, ठीक है ना, तो वो फेस वैल्यू के हिसाब से दे, मार्केट वैल्यू जो है वो उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, मार्केट वैल्यू वो ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों, देखिए अगर मान लीजिए कंपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से देगी तो वहाँ पर जो शेयर होल्डर है उनको रहेगी कन्फ्यूज़न, क्योंकि जो मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है।
तो अगर मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये और कंपनी 20% डिविडेंड दे रही है, तो यानी कि पर शेयर पे 2 रुपये दिया जाएगा शेयर होल्डर को। अगर अगर मान लीजिए कंपनी 100% का दे रही है तो मतलब पर शेयर पे 10 रुपये दिया जाएगा अगर फेस वैल्यू। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले गया है। मान लीजिए कि कंपनी मतलब 2 कंपनीज हैं, ठीक है, और दोनों वो 50% का डिविडेंड अनाउंस कर रही है, लेकिन दोनों कंपनी के जो शेयर है उनकी फेस वैल्यू अलग अलग है। एक कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये और दूसरी कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 रुपये का अगर हम 50% देखें तो वो 1 रुपये हुआ, और दूसरी तरफ अगर हम 10 रुपये के हिसाब से देखें तो उसका 50% हुआ 5 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो डिविडेंड मिल रहा है वो मिल रहा है बराबर, लेकिन जब उस परसेंटेज को आप कन्वर्ट करते हो रुपीज़ में तो वहाँ पे निकल के आता है 1 रुपये 5 रुपये, ठीक है। तो जो फेस वैल्यू है उसी का सारा खेल है। अगर मान लीजिए एक कंपनी अनाउंस कर रही है डिविडेंड 100% का और उसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये, यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी जो डिविडेंड अनाउंस कर रही है वो अनाउंस कर रही है 100% का, तो इस केस में भी कहते हैं जिस कंपनी की जो फेस वैल्यू ज़्यादा है उसका जो डिविडेंड है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 100% की बात करें तो 2 रुपये और यहाँ पे 100% की बात करें तो 5 रुपये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Historical dividend track record of a company may be seen from payout ratio, which is calculated by dividing the company's dividend per share by earning per share. In India, companies are declaring or distributing dividend are required to pay dividend distribution tax in addition to the tax levied on their income. Dividend received is exempt in the hands of the shareholders in respect of which dividend distribution has already been paid by the company. तो अगर आपको ये जानना है कि कंपनी की जो हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब डिविडेंड से रिलेटेड जो हिस्ट्री अगर आपको पता करनी है तो आप क्या करेंगे, आप कंपनी की जो पे आउट रेशियो है आप वो देख लीजिए। तो जो पे आउट रेशियो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कंपनी की जो डिविडेंड पर शेयर है आप उसको डिवाइड कर दीजिए ईपीएस से। ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर से, तो आपको पे आउट रेशियो आपको मिल जाएगा। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि हाँ कि कंपनी की जो हिस्ट्री है, ठीक है, डिविडेंड से रिलेटेड वो क्या है, मतलब अच्छी है फिर बेकार है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, ठीक है, तो उस डिविडेंड पे कंपनी को एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन ये चीज़ हो गई पुरानी। अगर हम बात करें सन 2020 की, यानी आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे ये हो गया है कि अगर कंपनी डिविडेंड अगर दे रही है तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना ज़रूरी नहीं है, मतलब ये उनको पे नहीं करना, ठीक है। यानी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिनको डिविडेंड मिला है अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस पर टैक्स पे करेंगे। तो पहले पे करती थी कंपनी, लेकिन अब पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर को।